वेलकम टू एबी टीचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अरुणा चौधरी। डिस्कस कर रहे थे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जिसमें हमने कई लेवल को और कई सारे क्वेश्चन पेपर अभी तक डिस्कस हम कर चुके हैं। तो उम्मीद करती हूं आपको अच्छा लगा होगा और आपको अभी तक एक्यूरेसी अपने जो है क्वेश्चन में जो है उसमें मदद मिली होगी। अभी क्या है कि क्योंकि टाइम कम रह गया तो आपको अपनी एक्यूरेसी भी बढ़ानी है, साथ साथ अपने टाइम पर भी काम करना है और कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करनी है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि आपसे क्वेश्चन आते हैं और टाइम आप मैनेज नहीं कर पाते, तो उस वजह से क्वेश्चन रह जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा 24 महीने में जो है उसने ऐसा किया, इसीलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। तो एक बच्ची तो उस काम को जो है 18 महीने में कर पा रही है, जबकि दूसरी बच्ची उसको करने के लिए 24 महीने का टाइम ले रही है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। इसमें कारण की अगर बात करें तो विकासात्मक परिवर्तन बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। तो अगर हम अभी कथन की बात करें तो ये भी गलत है, क्योंकि एक बच्ची दूसरे बच्ची से इसलिए पीछे है, इसलिए जो है निलंबित है। निलंबित हम उसको नहीं कहेंगे, हम उसको ये कहेंगे कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग दर पर विकसित होता है, उनमें विकास की दर अलग अलग होती है। दूसरा, अगर इसमें कारण की बात करें तो कारण ये है कि जब भी हम बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान के आधार पर उनके भविष्यवाणी करते हैं तो वो हम पक्के तौर पर नहीं कर सकते, हम सटीक तौर पर नहीं कर सकते, लगभग अनुमान के आधार पर हम भविष्यवाणी करते हैं। तो जब अगर लगभग तो हम कर सकते हैं, आंशिक रूप से तो हम कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः नहीं कर सकते, यानी कि सटीक रूप से नहीं कर सकते। इसीलिए दोनों ऑप्शन हमारे जो है गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है। मध्य बाल्यावस्था का काल यानी कि इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन हालांकि नहीं आते हैं, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर बाल्यावस्था का काल आपको पता है जो कि 3 से 12 वर्ष का होता है, तो कई बार आपसे जो है मध्य बाल्यावस्था से क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपको मध्य बाल्यावस्था का काल पता है तभी तो आप आंसर कर पाओगे, है ना। तो इसकी अवस्था होती है 6 से 11 वर्ष। ठीक, 3 से 12 वर्ष का पूरा ही पीरियड होता है। अगर बात करें प्री चाइल्डहुड की तो वो होता है 3 से 6 वर्ष का, और अगर पोस्ट चाइल्डहुड की बात करें तो वो होता है 6 से 12 वर्ष का। अगर मध्य बाल्यावस्था की मिड चाइल्डहुड की बात करें तो वो होता है 6 से 11। ठीक है, इस तरीके से ये जो है डिवीजन इनका होता है। तो मध्य बाल्यावस्था से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर बात करें जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, उसके विकास की दृष्टि से भी जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, मध्य बाल्यावस्था होती है, वो ज्यादा संवेदनशील होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती थी। 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है, सॉरी क्या कर सकती है। तो 5 साल की बच्ची है तो संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना या फिर घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना, या फिर प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण करना, या फिर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, या फिर प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत करना। तो 5 साल की बच्ची है तो सीधी सी बात है, जैसे कि हमने पियाजे की विकासात्मक थ्योरी पढ़ी है, तो उसमें हमें पता है कि जो बच्ची 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होती है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होती है, तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। और इस अवस्था का बच्चा क्या करता है, गोल ओरिएंटेड बिहेव करता है, साथ साथ में वो सिंबल प्ले, जो सिंबॉलिक प्ले होते हैं उनको खेलता है। ठीक है, उसमें सिंबल थिंकिंग होती है, सिंबॉलिक प्ले वो करता है, यानी कि वो सिंबल के आधार पर अपना खेल खेलता है, यानी कि किसी में गुड्डे गुड़िया से ही वो खेल सकता है, ऐसे मतलब इमेजिनेशन करके नहीं खेल सकता। ठीक है, तो इसीलिए परिकल्पना हाइपोथेसिस वो नहीं कर पाएगा, जटिल वैज्ञानिक रूप से वो नहीं सोच पाएगा, और अमूर्त तर्क तो वो अभी बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये सब जो विशेषता आती है वो 11 वर्ष से ऊपर का जब बच्चा हो जाता है तो उसमें आती है ये सब विशेषताएं। अभी बच्चा सिर्फ 5 साल का है, 5 साल का है तो 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, यानी कि प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होती है, तो उसकी ये विशेषता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स, बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए कौन जिम्मेदार है। क्योंकि सामाजिकरण की 2 संस्थाएं होती है, प्राथमिक और द्वितीय। यहाँ पर प्राथमिक से क्वेश्चन पूछा गया है तो प्राथमिक हो जाएगी आपका परिवार। यहाँ पर माता पिता या फिर कहो कि पेरेंट्स या फिर जो है घर परिवार, जो भी ऑप्शन दे देता वो प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था है।
अगर बात करें स्कूल की, बात करें धार्मिक संस्थान की, बात करें जनसंचार साधन की जिसमें मीडिया आता है, तो ये सब द्वितीय जो है सामाजिकरण के कारक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभवों का बोध करने के लिए अपनी स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाती है? अपने स्कीमा को, किसको? अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है। क्यों? क्योंकि उसे नया अनुभव का बोध करना है। जो भी उसके पास में एक्सपीरियंस है, जो भी ज्ञान है, तो वो अपने स्कीमा में यानी कि अपनी नॉलेज में, अपने ज्ञान में क्या करता है? रूपांतरित करता है, उसको जो है चेंज करता है। क्या करता है? चेंज करता है। ठीक है, चेंज करता है और उसको क्या करता है? अकोमोडेट करता है। क्या करता है? अकोमोडेट करता है। तो जब इस तरह का जो वो प्रोसेस करता है तो वो कहलाता है अकोमोडेशन यानी कि समायोजन। ये कई बार आप समझ चुके हो। ठीक है, इसमें आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अप्सा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली, यानी कि जो आलू का चिप्स है वो निर्जीव है और तितली एक सजीव होता है। तो जो बच्चा यहाँ पर निर्जीव की तुलना सजीव से कर रहा है। ठीक है, या फिर निर्जीव जो बच्चा मतलब जो जो यहाँ पर चिप्स है वो निर्जीव है। ठीक है, और जो तितली है वो सजीव है। तो बच्चा निर्जीव की तुलना किससे कर रहा है? सजीव से कर रहा है, उसको वो सजीव बता रहा है। तो जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की जो विशेषता है, यानी कि ऐसा तर्क बच्चा कब देता है, ये विशेषता कौन सी अवस्था में आती है? तो ये आ जाती है कौन सी? प्री ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अभी बच्चा 2 से 7 वर्ष की अवस्था में है और जब बच्चा निर्जीव वस्तु को सजीव बताए तो वो होता है सजीववाद। वो कहलाता है सजीववाद, जिसे इंग्लिश में कहेंगे हम एनिमिज्म, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एनिमिज्म। ठीक है, ये विशेषता बच्चे में कौन से स्टेज में पाई जाती है? जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेवाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हैं? लेवाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास में किन कारकों को महत्वपूर्ण बताते हैं? क्योंकि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो मतलब इसकी अवधारणा तो जीन पियाजे ने दी थी, लेकिन वाइगोत्स्की ने उनकी जो है आलोचना की थी। क्योंकि जीन पियाजे ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के जो महत्वपूर्ण कारक बताए, वो बताया परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता चला जाता है, वैसे वह ज्ञानी यानी कि नॉलेजेबल बनता चला जाता है। लेकिन उन्होंने भाषा की या फिर संस्कृति की या फिर समाज की कोई जो है ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं बताई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वाइगोत्स्की ने उनकी आलोचना करते हुए ये कहा कि बच्चे का ज्ञानी होना ही, नॉलेजेबल होना ही इनफ नहीं है। उसके ज्ञान को बढ़ाने के लिए भाषा अपने आप में एक जो है संसाधन है, संस्कृति अपने आप में एक जो है महत्वपूर्ण संसाधन है, जो उसके ज्ञान को सुसाध्य करता है, जो उसके ज्ञान को बढ़ाता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड जो है सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? लेवाइगोत्स्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? यानी आपको पता है कि लेवाइगोत्स्की जो है समाज, संस्कृति, भाषा को महत्व देते हैं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। और जब बात आती है बच्चों को पढ़ाने की, लर्निंग कराने की, तब उनके लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? यानी कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत जो शिक्षण उन्होंने दिया है, तो वो कौन सा तरीका बच्चों को क्लास में जो है पढ़ाते वक्त हमें अपनाना चाहिए? पुरस्कार व सजा, या फिर वेधन या प्रत्यास्मरण, या फिर सहकर्मी बातचीत और पाठ, या फिर समरूपकों तथा कलन विधि का प्रयोग। तो अगर हम बच्चों को लर्निंग करा रहे हैं किस आधार पर? समाजशास्त्रीय शिक्षण के आधार पर करा रहे हैं, तो सीधी सी बात है उसमें बच्चों को कोऑपरेटिव लर्निंग करानी होगी, यानी कि इंटरेक्ट करके हमें पढ़ाना होगा। और इंटरेक्ट करके पढ़ाना होगा तो हम उसको पीयर लर्निंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सहकर्मी अध्ययन बोलते हैं, पीयर इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक, और साथ ही साथ अगर बच्चे के लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, वो अपने आप से कुछ नहीं कर पा रहा है, तो उसे एज ए मतलब हेल्पर के रूप में, एक सहायक के रूप में आप उसको सहायता भी तो दोगे, तभी तो वो आगे बढ़ेगा। तो उसको जो है इसके फोल्ड भी करना जरूरी है, उसको पाठ, सहारा, मदद देना भी जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक की कैसी भूमिका होती है?
कोई भूमिका होती ही नहीं है, या फिर निष्क्रिय भूमिका होती है, या फिर अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा तथा संस्कृति का निर्माण करते हैं, या फिर बच्चों का निर्देश देने के लिए एक तानाशाह की भूमिका निभाते हैं। तो बाल केंद्रित कक्षा है तो उसमें शिक्षक की भूमिका कैसे होनी चाहिए, सहयोगात्मक होनी चाहिए। ठीक है, तानाशाह की नहीं होनी चाहिए, परामर्शदाता की होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर टीचर को सक्रिय रहना चाहिए, बच्चों के साथ साथ टीचर को भी सक्रिय रहना जरूरी है। और भूमिका कोई नहीं होती है तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, उसकी भूमिका होती है लेकिन परामर्शदाता के रूप में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं, 3 स्तर में 6 उन्होंने स्टेज बताई है। तो जो दूसरा स्तर है वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो दूसरा स्तर ये कहता है कि बच्चा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना ही, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करता है, उसी को वो अपनी नैतिकता मानता है। तो सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियम महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं ना, इस एज में होते हैं स्टार्टिंग में, कि वो सामाजिक व्यवस्था ये है कि आप ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ो, तो वो रुक जाते हैं। आपने जब रेड लाइट होती है तो वो रुक जाते हैं, ग्रीन होती है तो वो तभी चलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यही मतलब अच्छा माना जाएगा और इसी में जो है, इसी को नैतिकता कहते हैं। तो वो जो जितने भी सोशल रूल होते हैं वो उनको नहीं तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है, जिसको वो अपनी नैतिकता मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या समाधान कर सकते हैं? यानी उनमें इतना जो है चिंतन का जो लेवल है वो कैलकुलेटिव है। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, प्रतीकों का हेर फेर करने की मतलब क्षमता अपने अंदर रख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा मतलब जो अमूर्त विचार की आवश्यकता किस में होती है, सीधी सी बात है वो मैथ में होती है। मैथमेटिक्स में अमूर्त विचार करके ही हम जैसे करते हैं ना, एक्स यानी मान लो, एज्यूम कर लो, तो उसको अमूर्त विचार ही बोलते हैं। तो अमूर्त विचार किस में होते हैं, किसमें मतलब ऐसी बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, तर्कशास्त्री या फिर गणितीय होता है। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी है और इसे शिक्षक द्वारा क्या किस रूप में देखा जाना चाहिए? क्योंकि बहुभाषी है, एक भाषा में हम नहीं पढ़ा सकते, हमें सभी भाषाओं को बढ़ावा देना है, सभी को अपनाना है, तो हमें उसे देखना चाहिए किसमें, एक संसाधन के रूप में। ठीक है, एक रिसोर्स के रूप में देखना चाहिए, एक बाधा के रूप में या फिर एक बोझ के रूप में या फिर एक समस्या के रूप में नहीं देखना चाहिए। ठीक है, अब उसे संसाधन के रूप में क्यों देखना चाहिए? क्योंकि हर एक बच्चा जब अपनी मातृभाषा के शब्द लेकर कक्षा में आता है तो उसमें क्या होता है कि हमें नए नए शब्द सीखने को मिलते हैं, बच्चों को भी और जो है टीचर को भी। जैसे फिलहाल अभी का जो बिग बॉस चला हुआ है, तो बिग बॉस में सभी स्तर के जो है लगभग लगभग उसमें हम देख रहे हैं अलग अलग फील्ड से लोग आए हुए हैं। ठीक है, तो एक लड़की तो बिल्कुल इतना देहाती बिहारी मतलब वो बोलती है, तो वो उसकी क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है, लेकिन उससे ये है कि उसका जो बोलने का तरीका है वो कुछ भी हो, लेकिन वो जो शब्द बोलती है कई बार अलग अटपटे, तो उससे एक नए शब्दों को सीखने का मौका मिलता है। तो ठीक इसी तरीके से जो है क्लास में भी होता है, बच्चे अपनी मातृभाषा में कोई बात बोलते हैं, कुछ भी मतलब शब्द यूज करते हैं, तो होता क्या है कि टीचर को भी, अन्य बच्चों को भी अन्य उसी शब्द को अन्य रूप में सीखने का मौका मिलता है। तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है, यानी कि फर्नीचर भारी है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर जो तर्क दिया जा रहा है, क्योंकि फर्नीचर भारी होता है तो उसको हिलाने या फिर उठाने का काम कौन करेगा, लड़के करेंगे। और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए कहा गया, साफ सफाई कौन कर रही है, लड़कियां कर रही हैं। ठीक है, तो ये धारणा उपयुक्त तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक ऐसा विचार है जिसे हम कह सकते हैं जिसको थोपा गया है। ये एक सामाजिक विचार है, सामाजिक विचारधारा है। और किस तरह की सामाजिक विचारधारा है, जिसे हम कहते हैं जेंडर रूढ़िवाद, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। ठीक है, यानी कि समाज ने लड़के और लड़की की जो भूमिकाएं रूढ़िवादी तौर पर या फिर पारंपरिक रूप पर जो बना दी गई है, उन्हीं के अनुसार अगर हम विचार करें, उन्हीं के अनुसार अगर हम सोचें, तो वो जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। ठीक है,
साफ सफाई लड़के क्यों नहीं कर सकते, और फर्नीचर लड़कियां क्यों क्यों नहीं उठा सकती, उठा सकती है। लेकिन भूमिकाएं समाज ने ऐसी निर्धारित कर दी है कि जिसमें कहेंगे कि वो एक विचार को उसने थोप दिया है, ठीक है, उसी के अनुसार जो है लोग सोचते हैं, हर कोई मतलब सोचता है। क्वेश्चन नंबर जो है इसमें 14 है कि आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। आकलन कैसा होना चाहिए, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, या फिर प्रत्यास्मरण आधारित परीक्षण। प्रत्यास्मरण यानी कि बच्चों को रिकॉल के लिए यानी कि याद करने के लिए वस्तु दे दो आप, ठीक है, या फिर आकलन के योगात्मक तरीके, या फिर परीक्षा के लिए सीखना। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब हम आकलन करते हैं तो हमारा उद्देश्य कैसा होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए। हमें क्या है, बच्चों का विश्लेषण करना है कि बच्चे कितना सीख पाए हैं, कितना नहीं सीख पाए हैं, किस चीज में वो अटक रहे हैं, कहाँ पर वो कमजोर पड़ रहे हैं। आलोचनात्मक सोच उनमें विकसित हो सके, यानी कि बच्चा जब हम आकलन करते हैं तो उसमें अगर हम और कमियां निकालेंगे तो बच्चे और बेहतर तरीके से जो है उसको सोचेंगे, करेंगे। अगर हमने पहली ही बारी में उसको करेक्ट कर दिया कि हाँ तुमने ठीक लिखा है, हम हर बार अगर उनको बोले कि बेटा इसमें आप ये इम्प्रूव कर सकते थे, इसमें ये आप ऐड कर सकते हैं, ये जोड़ सकते हो, या फिर इसमें ये चीज नया तुम इसमें जो है नई तरीके से इस तरीके से आप लिख सकते हो, तो उनके आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, प्रत्यास्मरण आधारित कौशल नहीं जो है आकलन नहीं होना चाहिए, योगात्मक तरीके से नहीं, सतत तरीके से संरचनात्मक तरीके से आकलन होना चाहिए, और परीक्षा के लिए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है। यानी एक शिक्षिका की कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, तो उन व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो अर्थपूर्ण ढंग है उसको किस प्रकार से ध्यान में रख सकती है, यह स्वीकार करके कि विभिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। यानी कि उसको ये मानना है कि जो विभिन्नताएं हैं, जो एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न है, तो वो अपने आप में कोई अभाव नहीं है, यानी कि वो कोई डिफिशियंसी नहीं है, वो तो अपने आप में एक चैलेंज है, चुनौती है, उसको तो स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, उसको अपनाना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए, जो विभिन्नता है उसको सम्मान देना चाहिए, ना कि उसको ये मानकर बैठ जाना चाहिए कि ये तो कमी है, इसको तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा इस रूप में कि ये कमी है। ठीक है, तो उसको कोई ऐसा कोई मतलब कलंक मत मानो, उसको स्वीकार करो, उसको एक्सेप्ट करो, उसका सम्मान करो। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 16 क्या कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है, सीखने का अनुकूल माहौल की, या फिर विद्यार्थियों के नामीकरण की, या फिर विद्यार्थियों के अलगाव की, या फिर रूढ़िवादियों को मजबूत बनाना। तो समावेशी शिक्षा में आवश्यकता होती है सीखने का अनुकूल माहौल पैदा वहां पर किया जाए। ठीक है, सीखने का माहौल अनुकूल बना जाए, ना कि विद्यार्थियों को आप लेबलिंग करो, ना कि उनमें जो है उन्हें अलगाव करो, सेग्रीगेशन मत करो उनका, और रूढ़िवादों को मजबूत नहीं बनाना है, उनको तोड़ना है, उनको जो है खत्म करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 क्या कह रहा है, ADHD बेस्ड है। ठीक है, ADHD का मतलब होता है अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि एक बच्चा जो है वो विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता क्रियाशीलता विकार है, कि एक जगह पर वो ज्यादा लंबे समय तक ध्यान नहीं टिका पाते हैं। ठीक है ना, उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है। देखो, उन्हें चुनौती कब आएगी, अगर हम उन्हें लंबी अवधि का काम देंगे। कब देंगे, लंबी अवधि का काम देंगे, तो हमें, क्योंकि वो ज्यादा लंबे समय तक किसी भी चीज पर ध्यान नहीं टिका सकते हैं, तो उन्हें चैलेंज लगेगा अगर हम उन्हें लंबी अवधि का काम देंगे। ठीक है, तो किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना अगर उनके सामने हमने कर दिया तो उनको जो है चुनौती के रूप में जो है लगेगा। हमें इसका जो मतलब इसके सुधार के लिए या फिर इसका जो उपाय है वो क्या सही है कि इस तरह के बच्चों को जो भी काम दिया जाए, जो भी अधिगम कराया जाए, जो भी सामग्री दी जाए, तो उसको छोटे छोटे खंडों में बांट कर दिया जाए। इसका ये जो है एक उपचार है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 क्या कह रहा है कि वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है, पठन क्षेत्र में यानी कि पढ़ने में डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो उनके सफल समावेशन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है, बहुभाषा विषयों की अनिवार्य शिक्षा,
या फिर भाषा विषयों से उचित छूट, या फिर विद्यार्थियों के लिए दंड का बार बार उपयोग, या फिर विद्यार्थियों का स्थायी अलगाव। तो अगर किसी बच्चे को पठन में प्रॉब्लम है, पठन में जो है पढ़ने में कठिनाई है, तो भाषा विषयों से उनको छूट दिया जाए, उनको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस कराया जाए, क्योंकि बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम है, बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम है, अदर एक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं है। अदर एक्टिविटी वो आसानी से कर लेते हैं, है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि उनको ब्लॉग आधारित कोई काम दिया जाए, पिक्चर आधारित बनाने के लिए कोई काम दिया जाए, या फिर प्रैक्टिकली उनसे जो है उनकी लर्निंग कराई जाए। उनको क्योंकि पढ़ने में प्रॉब्लम है ना, तो पढ़ने में प्रॉब्लम है तो सीधी सी बात है, उनको जो है इस तरीके से टेक्निकली कुछ काम दे दिया जाए, ठीक है, जिससे वो दूसरे तरीके से अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 क्या है? उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूलित करने से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? जो भी उपकरण है या फिर जो सहायक तकनीक है, अगर उनकी पहुंच को यानी कि उनको मतलब आसानी से उपलब्ध करा जाए तो किसके समावेशन में मदद मिलेगी? तो ध्यान न्यूनता अतिक्रिया जो वो विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित है, वो विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है, या फिर वो विद्यार्थी जिन्हें पर मस्तिष्कीय घात है, या फिर असाधारण प्रतिभा वाले छात्र। तो सीधी सी बात है, अगर आप किसी उपकरण का, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो उसमें तो सभी तरह के बच्चों को लाभ मिलेगा, सभी तरह के बच्चों को जो है हेल्प उसमें मिलेगी, सभी के लिए वो अच्छा होगा, सभी को समावेश करने में जो है मदद मिलेगी। है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो यहाँ पर बच्चे में डिसेबिलिटी की बात हो रही है और साथ साथ उसे दिए जाने वाले कार्य की बात हो रही है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, तो पहला है प्रतिभाशाली आसान, प्रतिभाशाली जो बच्चा है उसे हम कैसा कार्य दें? आसान और बहुत ही सरल सामग्री दें। ठीक है, उसे कैसे यहाँ पर सामग्री देने की बात हो रही है? आसान और बहुत ही सरल सामग्री। ठीक है, दूसरा है स्वालीनता कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना, या तीसरा है पठन वैकल्य को वाले को, जिसको पठन वैकल्य है, डिसलेक्सिया है, या फिर डिस्ग्राफिया जिसे कहेंगे। ठीक है, तो पठन वैकल्य के लिए हालांकि सही शब्द यहाँ पर डिसलेक्सिया होना चाहिए था। तो पठन वैकल्य वाले को उत्तम चित्रों के आधार पर दत्तकार्य देना, या फिर वाक हानि, जिसको वाक हानि है, जिसको स्पीच इम्पेयरमेंट है, जिसको बोलने में मतलब प्रॉब्लम है, सही तरीके से वो अपने आप को, अपने विचारों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो वाक हानि वाले को धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। तो देखिए, जिसको स्पीच इम्पेयरमेंट है, वाक हानि है, यानी कि वो अटक अटक के बोलता है, या फिर धीरे धीरे बोलता है, या फिर बोलने में ज्यादा समय ले रहा है, तो धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स करने के लिए उसको पर्याप्त समय देना, ये एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, प्रतिभाशाली को आसान या फिर बहुत सरल कार्य अगर हम देते हैं तो वो बोर हो जाएगा, इसलिए हमें उसे चुनौतीपूर्ण कार्य, विश्लेषण पर आधारित कार्य, या फिर आलोचनात्मक चिंतन पर आधारित कार्य उसको देना चाहिए। ठीक है, और स्वालीनता कक्षा की व्यवस्था को बार बार नहीं बदलते रहना चाहिए, क्योंकि स्वालीनता यानी कि ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं उनको ज्यादा समय तक एक समय पर रहने का मन होता है। ठीक है, इसके ठीक विपरीत होते हैं जो हाइपर एक्टिविटी वाले बच्चे होते हैं, जिसमें ध्यान न्यूनता होती है। ठीक है, वो जल्दी जल्दी उनका मूड बदलता है, तो इसीलिए उनको तो मतलब जल्दी जल्दी चेंज करने की आदत होती है, लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं। और पठन वैकल्य वाले को उत्तम चित्रों के आधार पर कार्य देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको लिखने संबंधी प्रॉब्लम है, पढ़ने संबंधी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उनको लेखन या फिर जो है पठन सामग्री अच्छे से मतलब उनको देने से मतलब है, चित्रों आधारित कार्य देने से उनका मतलब जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 अधिगम तब प्रभावी होता है जब, यानी कि लर्निंग इफेक्टिव कब होती है? लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए? यह बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित होता है, या फिर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, या फिर विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं।
या फिर विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर प्रदान किए जाए। तो लर्निंग इफेक्टिव कब होती है, जब विद्यार्थी, यहाँ पर हमने सेंटर में किसको रखा, विद्यार्थी को रखा है ना। अगर हम सेंटर में शिक्षक को रखते हैं तो वो गलत है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षण हमें कराना है, और बाल केंद्रित शिक्षण के साथ साथ में हमें अपनी लर्निंग को यानी कि अधिगम को इफेक्टिव बनाना है। तो इसलिए हमें जो है बच्चों को सेंटर में रखना होगा, केंद्र में रखना होगा, और अधिगम का जो लक्ष्य है यानी कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसका जो हमारा गोल है, जो लक्ष्य है, वो स्वयं निर्धारित उन्हें करने के अवसर दिए जाने चाहिए। ठीक है, यानी कि वो खुद डिसाइड करे कि वो किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। ओके, और यह बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्धारित नहीं होना चाहिए, ना ही प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना होने वाला चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण। शिक्षण अधिगम का जब रचनावादी दृष्टिकोण आपसे पूछा जाए तो उसमें आपको समझना है कि बात हो रही है किसकी, पियाजे की, बात हो रही है वाइगोत्स्की की। ठीक है, क्योंकि रचनावादी दृष्टिकोण उन्होंने ही दिया है, और उन्होंने दिया है तो उनका कहना क्या है कि बच्चा किस तरीके से चीजों को सीखता है, तो सूचना की निष्क्रिय प्राप्ति पर जोर देता है, या फिर बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करता है, या फिर अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है, या फिर कर्मोद्देशित निर्देश के उपयोग पर केंद्रित है। तो यहाँ पर जो रचनावादी उपागम है, रचनावादी दृष्टिकोण है, जिससे कि जिन पियाजे है, वाइगोत्स्की है, वो ये कहते हैं जो बच्चा अधिगम करता है, लर्निंग करता है, वो अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में, यानी कि बच्चे ज्ञान के खुद निर्माता होते हैं, वो ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, तो अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में उसको वो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। 23 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है, किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है, यह सीखना कि कैसे सीखना है, या फिर रटकर सीखने की प्रक्रिया, या फिर पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, या फिर मानकीकरण। तो यह सीखना कि कैसे बच्चों को सिखाना है, तो इस पर जोर देती है। ठीक है, रटकर रोट लर्निंग पर जोर वो नहीं देती है, ये नकारात्मक माना जाएगा। पाठ्यक्रम वृद्धि पर भी वो जोर नहीं देती, ये भी नकारात्मक है। मानकीकरण पर, मानकीकृत करना पाठ्यक्रम को या फिर कक्षा को, वो भी जो है गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण हैं, यानी कि एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, ये किसके जो है उदाहरण है, या फिर ये किस प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं किसके अंतर्गत, उच्च क्रम चिंतन कौशल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के अंतर्गत। जैसे कि हम किसी बच्चे को कोई भी मैटर सोल्व करने के लिए दें, समस्या समाधान करने के लिए दें, ठीक है, तो समस्या समाधान करने के लिए हमने उनको दिया, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बच्चों से मतलब चाहते हैं कि वो किस तरीके से बर्फ से पानी, पानी से बर्फ अगर बनाने के लिए हम उनको दें, तो किस तरीके से मतलब उसको बना पाए, इसका उसको वो सोल्व करके दिखाएं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि बच्चे जो है उसका प्रयोग करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसका संश्लेषण करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है वो कब आता है, इस तरह का प्रोसेस प्रैक्टिकल या फिर प्रयोगात्मक आधारित शिक्षण बच्चों को उच्च कक्षाओं में कराया जाता है। और ये बच्चे कब कर पाते हैं, जब उनमें उच्च चिंतन का कौशल का विकास हो चुका होता है, तो उच्च क्रम चिंतन कौशल हम इसको कहेंगे। ठीक है, यानी कि बच्चे में हाई लेवल थिंकिंग का जो स्टैंडर्ड आ जाता है, तो उस लेवल में हम बच्चों को जब इस तरीके से शिक्षण कराते हैं, तो उसमें बच्चे को अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक अवधारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक अवधारणा, यानी कि किसी बच्चे ने किसी कॉन्सेप्ट को किस तरीके से पढ़ा है। एक बच्चे ने तो उसी कॉन्सेप्ट को यूट्यूब से पढ़ लिया है, तो उसका कॉन्सेप्ट अलग तरीके से उसके माइंड में सेट है। दूसरे बच्चे ने उसी कॉन्सेप्ट को जो है किताब से पढ़ लिया है, तो वो उसे दूसरी तरीके से समझता है। तो ये वैकल्पिक अवधारणाएं है, कोई बच्चा एक ही चीज के बारे में क्या बोल रहा है, दूसरा उसी चीज के बारे में क्या बोल रहा है, तो इसको संबोधित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करे, या फिर विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ाना,
या फिर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके, या फिर अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका की उपेक्षा करना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि बाकी सब यहाँ पर क्या है, नकारात्मक है। क्यों? क्योंकि हम उनके विचार व्यक्त की जो प्रक्रिया है उसको प्रतिबंधित नहीं कर सकते, ठीक है, प्रोहाइबिट नहीं कर सकते, उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, ठीक। और शिक्षक केंद्रित आधारित हम अध्ययन नहीं करा सकते, और जो भी सांस्कृतिक और जो सामाजिक संदर्भ की उनकी भूमिका है हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि उन्हें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 ये है कि निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? कौन सा वो कार्य है, कौन सा वो तरीका है जिसे एक शिक्षिका को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, या फिर परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, या फिर प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, या फिर परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एक शिक्षकों को बढ़ावा देना चाहिए कि बच्चा किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को करे तो उसमें महारत हासिल करने का उसके लक्ष्य रखिए, ठीक है, महारत हासिल करने पर फोकस रहे, यानी कि उसके मास्टरी पर जो है उसका गोल रहे, ठीक, ना कि उसमें जो है मतलब सिर्फ और सिर्फ गोल ओरिएंटेड बिहेव वो करें। यानी कि परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य है, एकदम इसका जो है अपोजिट है, या फिर प्रदर्शन से सिर्फ उसे मतलब हो, यानी कि मुझे तो परफॉर्मेंस अच्छा करना है, ठीक है, या फिर परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य, ये अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो जरूरी है कि महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य पर उसे जो है फोकस करना चाहिए, जोर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में फिल इन द ब्लैंक्स की भावना पैदा करनी चाहिए। कैसी भावना पैदा करनी चाहिए? बहिष्करण की, या फिर जुड़ाव की, या फिर हीनता की, या फिर जो है अलगाव की। तो भावना पैदा करनी चाहिए किसकी? जुड़ाव की, ताकि एक बच्चा दूसरे बच्चे से जुड़े और वो सोशल भी बने, वो नैतिक भी बने, वो भावुक भी बने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थियों को उनसे जो अधिगम की अपेक्षा की जाती है और जो वो पहले से जानते हैं के बीच संबंध स्थापित करने में जो है मदद मिले, उससे सुसाध्य करे, ठीक है। यानी कि प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से जोड़कर जो है क्वेश्चन पूछने चाहिए, ठीक। और पूर्व ज्ञान, क्योंकि तर्क कारण क्या होता है कि पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं के अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाता, कारण इन्होंने ये दिया है, तो कारण यहाँ पर गलत दिया है, ठीक है, क्योंकि पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं के अधिगम में पूरी तरह से भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर ए तो सही है, ठीक है, ए तो सही है, लेकिन यहाँ पर जो है आर गलत हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है? यानी कि आपको बताना है कि किस तरीके से बच्चा दो तरीके से मोटिवेटेड होता है, एक तो इंटरनली और एक होता है एक्सटर्नली। यानी कि बच्चे का बाहरी या फिर आंतरिक रूप से जब वो प्रेरित होता है तो किस तरीके से किस रीजन से होता है, ठीक है, इसमें से आपको जो है सही युग्म ढूंढना है। तो जो बच्चा दंड से बचना चाहता है वो यहाँ पर बताया गया है, वो आंतरिक रूप से प्रेरित होता है। और जो बच्चा नगद पुरस्कार पाना चाहता है, यहाँ पर बता रहे हैं कि आंतरिक रूप से प्रेरित होता है। जो बच्चा जिज्ञासु है, जिसके अंदर जिज्ञासा होती है, यहाँ पर बताया गया है कि वो बाहरी रूप से प्रेरित होता है। या फिर जो बच्चा जिसे किसी चीज में रुचि है, किसी चीज को करने की रुचि है, किसी भी काम को करने की रुचि है, तो वो आंतरिक रूप से प्रेरित होता है। तो रुचि अगर किसी बच्चे की है, किसी चीज में उसका सेल्फ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का मतलब ही यही है कि वो आंतरिक रूप से प्रेरित है, तभी उसको जो है उस चीज में इंटरेस्ट है। लेकिन अगर बच्चा दंड से बचना चाहता है तो वो आंतरिक नहीं, वो तो बाह्य रूप से प्रेरित है, उसे सिर्फ दंड से बचना है, इसलिए वो किसी काम को कर रहा है, ठीक है। तो जब किसी चीज से बचना हो, दंड से बचना हो, तब हम कहेंगे कि वो आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं है, वो बाह्य रूप से प्रेरित है। नगद पुरस्कार भी सेम वही है कि बच्चा इसमें बाहरी रूप से प्रेरित होता है, जैसे कोई ट्रॉफी जीतनी है, कुछ इनाम जीतना है, तो वो बच्चा जो है बाहरी रूप से प्रेरित होता है, उसे एक लालच दिखाई दे रहा है ना बाहर। और जिज्ञासा तो आंतरिक रूप से प्रेरित होकर आती है, ये बाहरी रूप से प्रेरित जो है होकर बच्चे में जिज्ञासु बच्चा नहीं बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। प्रभावी अधिगम हेतु यानी कि
इफेक्टिव लर्निंग हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होने चाहिए। अगर हमें बच्चे को इफेक्टिव लर्निंग करानी है तो हमें बच्चे को क्या करना होगा, इंस्ट्रक्शंस देने होंगे, निर्देश देने होंगे। उसके लिए सबसे जो इफेक्टिव पॉइंट होंगे, जो बिंदु होंगे, वो क्या होने चाहिए। असफलता का डर, उनके मन में असफलता का डर भर दो, या फिर बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य यानी कि चिल्ड्रंस सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, या फिर सफलता के लिए इनाम, यानी कि आपको कोई चीज सीखनी है और आपको सफल होना है, हम उसके लिए आपको इनाम देंगे। आप ऐसे प्रारंभिक बिंदु रख दो, या फिर प्रतिस्पर्धा की भावना भर दो उनमें कि नहीं तुम्हें जीतना है, नहीं तुम्हें उससे आगे निकलना है, या फिर इस तरह की भावना भर दो। तो हमें बच्चों को अगर हमें इफेक्टिव लर्निंग करानी है तो एक दूसरे से कनेक्ट करना होगा, जोड़ना होगा, जिसे हम कहेंगे कि हमें सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य उनके सामने रखना होगा। ठीक है, हम उनमें असफलता का डर पैदा कर देंगे तो बच्चे जो है कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे, और सफलता के लिए इनाम की राशि तय कर देंगे, या फिर उनके बता देंगे कि आपको अगर आप ये लर्निंग करते हैं, या फिर जो है जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा आपको उसको ये इनाम मिलेगा। तो बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड नहीं होगा, एक्सटर्नल होगा, उसमें कोई जिज्ञासा नहीं आएगी। ठीक है, और प्रतिस्पर्धा की भावना भी जो है गलत मानी जाती है, नकारात्मक मानी जाती है। तो हमने किए यहाँ पर 30 क्वेश्चन सीटीपी के। ठीक है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं 2024 के पेपर को। तो वही फाइनल आपका पेपर रहेगा, और उसमें आपको 100% अपना स्कोर देखना है कि आप जैसे एग्जाम में बैठे होते हैं, ठीक उसी तरीके से टाइम लगाकर आपको जो है सेट लगाना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।